हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रंगरेज़ इश्क। और आप सुन रहे हैं मेरे साथ मेरी न्यू जीएल स्टोरी जिसका नाम है कैसी है इश्क की दीवानगी पार्ट 7। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे आज के पार्ट से। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि डॉक्टर अवंतिका जो है वो डॉक्टर से बोलती है कि आप जाकर देख के आओ काउंटर पे, शायद उसने नंबर ज़रूर दिया होगा। तो यहाँ पर डॉक्टर काउंटर पे जाते हैं और वहाँ के स्टाफ से आकांक्षा के बारे में पूछते हैं कि उसने अपना फ़ोन नंबर और नाम मेंशन कराया या नहीं। वो स्टाफ उन्हें बताता है कि उस लड़की का नाम आकांक्षा अग्निहोत्री है और उसका फ़ोन नंबर भी यहाँ मेंशन है। डॉक्टर फ़ोन नंबर लेकर अपने फ़ोन से उसको कॉल लगाता है। आकांक्षा कॉल उठाती, कहती, हेलो, कौन है भाई, सुबह-सुबह मेरे को क्यों डिस्टर्ब कर दिया? वहाँ से सामने से डॉक्टर साहब कहते, मैं सिंह हॉस्पिटल से डॉक्टर प्रतीक सिंह बोल रहा हूँ। आकांक्षा नींद में होती है तो उसने अब आधी नींद में थी तो उसने थोड़ा सही से बात नहीं करी थी। तो वो कहती है, तो मैं क्या करूँ? डॉक्टर हो तो अपने घर पर हो, मुझे मुझे क्यों परेशान कर रहे हो फ़ोन करके? डॉक्टर कहता है, आपने कल हमारे हॉस्पिटल में एक मरीज़ को एडमिट किया था, मैं उसी हॉस्पिटल का डॉक्टर हूँ। आकांक्षा की नींद तब जाकर खुलती, कहती, हाँ, हाँ, कहिए, क्या हुआ उन आंटी जी का? ठीक तो है ना वो? वो डॉक्टर कहता है, जी वो पहले से बहुत बेटर है। एक्चुअली वो आपसे मिलना चाहती थी। आकांक्षा कहती, ठीक है, हम हॉस्पिटल अभी आते हैं। डॉक्टर कहता, नहीं, आप हॉस्पिटल मत आइए, आप आज रात के डिनर पर हमारे घर आ जाइए। इससे हमें भी एक छोटा-सा मौका मिलेगा आपको थैंक यू कहने का। आकांक्षा कहती है, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। वो डॉक्टर कहता है, ठीक है, मैं एड्रेस आपको मैसेज कर देता हूँ। आकांक्षा कहती है, ठीक है, और वो फ़ोन को कट कर देता है। और फिर इधर इधर आकांक्षा जैसे ही फ़ोन कट होता है, वो सोचने लगती है कि अगर घर पर घर पर गई तो जंगली बिल्ली से मुलाकात होगी ही। कहीं मैं अपना होश ना खो दूँ उसे देखकर। तभी दूसरे ही पल सोचती है कि ये मैं क्या सोच रही हूँ यार, उस लड़की से मेरी दुश्मनी है, मैं उससे मिलना क्यों चाह रही हूँ, भूल गई क्या? आकांक्षा, उसने तुझे मारने के लिए गुंडे भेजे थे। नहीं, उसके लिए मेरे दिल में कोई भी फीलिंग्स नहीं है। ऐसे एक बार फिर से वो अपने दिल में जो उठने वाले सारे तूफान थी उसको साफ कर देती है, मतलब हटा ही देती है। अपने काम पर चली जाती है। इधर रिया भी एज़ यूजुअल अपने काम पर चली जाती है, मतलब अपने जो बिज़नेस ऑफ़िस का जो भी काम था वहाँ जाती है। इनका दिन ऐसे ही अपने-अपने काम में बीत जाता और रात हो जाती। अवंतिका भी हॉस्पिटल से घर आ गई थी। घर पर डिनर की तैयारियाँ हो रही थी। आज का खाना कुछ ज़्यादा ही स्पेशल बन रहा था। रिया जब घर आती है तो इतनी सारी तैयारियाँ देखकर शॉक्ड हो जाती है। वो अपनी नानी से जाकर पूछती है, आज घर में इतनी चहल-पहल क्यों है नानू? कोई आने वाला है क्या? तो नानी कहती, उसकी जो नानी होती है वो कहती है, हाँ, हाँ ना, आने वाला है और वो बहुत ख़ास इंसान है। तभी रिया कहती, ऐसा कौन आने वाला है? तो नानी कहती है, वही लड़की जिसने अवंतिका की जान बचाई थी। हम लोग वहाँ उसका अच्छे से शुक्रिया अदा नहीं कर पाए, इसीलिए सोचा घर बुला लेते। रिया जैसे ही सुनती है कि आकांक्षा आने वाली, उसके उसके घर, उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। वो हैरानी से कहती, कौन, वो आकांक्षा? नानी कहती, हाँ, लेकिन आपको उसका नाम कैसे पता? रिया कहती, मुझसे ज़्यादा अच्छे अच्छे से उसको कौन जानता है? बहुत खतरनाक लड़की है। नानी कहती है, उसकी जो नानी होती है वो कहती है, आप ऐसे क्यों बोल रही हो उसके बारे में? मुझे तो वो बहुत सीधी-सादी सी लगी। रिया कहती है, आपने उसका असली रूप नहीं देखा है। उस सीधी-सी सादी-सी बच्ची में कितना बड़ा हैवान छुपा है। ये बोलकर वो आकांक्षा की वो फाइट याद करने लगती है, जितनी बेरहमी से उसने उन गुंडों को तोड़-फोड़ कर एक कर दिया था। उसकी नानी कहती, ये क्या बकवास कर रही हो आप? भला उस संस्कारी बच्ची में आपको हैवानियत कहाँ से दिख गई? कितनी तो प्यारी बच्ची है वो। रिया कहती है, मत करो विश्वास, जिस दिन आपका पाला पड़ेगा उससे, आप भी जान जाओगी उस मासूम बच्ची की मासूमियत। उसकी नानी कहती है, आपकी बातों से लग रहा है ज़रूर आपका पाला पड़ा है उससे, तभी आपका ओपिनियन ऐसा है उसके लिए। तभी रिया नानी उसकी नानी के पास बैठ जाती है और कहती है, आपको जानना है कैसे मैं जानती हूँ उसको? उसकी नानी जी कहती है, हाँ, ज़रूर बताओ। तब तक रिया के मामा जी भी
वहीं पर आ जाते हैं, वो भी ध्यान से सुनने लगते हैं। रिया कहना स्टार्ट करती है, मेरी मुलाकात उससे रोड पर हुई थी, उसने बिना मतलब के मुझसे वहां पंगा लिया। उसकी नानी कहती है, ऐसा क्या किया था उसने? रिया कहती है, अभी कहने ही वाली होती है कि कीचड़ में फेंका था। कीचड़ में फेंका था, लेकिन तभी रुक जाती है। उसे लगता है कि मैंने अगर ये सब इन्हें बता दिया तो मेरी क्या इमेज रह जाएगी इनके बीच। इसलिए वो झूठ बोल देती है वहाँ पर। वो इस बात को छुपाने के लिए थोड़ा-सा वहाँ पे झूठ बोल देती है और कहती है कि हमारी बहस हो गई थी। कुछ बात को लेकर वो मेरे से बहुत बदतमीज़ी से पेश आई। इसके बाद मुझे पता चला हमारे बिज़नेस में भी उसने टाँग अड़ाई है। मेरी ज़मीन पर ज़बरदस्ती उसने कंस्ट्रक्शन कंटिन्यू कर रखा है। तब तक उसके मामा का लड़का जो वहाँ से गुज़र रहा था, तो कहता, लेकिन दी, अगर ज़मीन लीगल है, तो आप आराम से उनका काम रुकवा सकती हो। इसमें तो आप माहिर हो। रिया कहती, लीगल हक ही तो नहीं है मेरा, जिसने वो ज़मीन की जो डील हमसे की थी और उसका एडवांस लिया था उसने, ज़्यादा पैसे लेकर ज़मीन उन्हें दे दी और फिर हमारा एडवांस लेकर भाग गया। तो उसकी नानी कहती है, तो उसमें उस बच्ची का उसमें उस बच्ची का क्या रोल है? गलती क्या है उसकी? अपने आपने बिना किसी प्रूफ के एडवांस दे दिया। रिया कहती है, नानू आप समझ नहीं रही हो, वो बहुत खतरनाक लड़की है। मैंने उसका काम रुकवाने के लिए कुछ गुंडों को भेजा था, लेकिन उन गुंडों को उसकी नानी कहती है, उसकी नानी, मामू और उनका बेटा बहुत ध्यान से सुन रहे थे। वो सब साथ में कहते, उन गुंडों को क्या? रिया कहती है, सस्पेंस बनाते हुए कहती है, जब एक आदमी अपना हॉकी लेकर उसे मारने गया, तो उसने उसका हॉकी स्टिक छीन लिया और उसे ऐसा पंच मारा कि उसके मुंह से ब्लड आने लगा और खून की उल्टी होने लगी। ये सुनते ही सब कांप उठते हैं। उसकी नानी डरते हुए कहती, फिर? रिया कहती, फिर क्या? उस लड़की को इससे भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। उसने उसके सीने पर इतनी तेजी से पंच मारा कि वो वहीं गिर गया। सब एक साथ बोलते, क्या? रिया कहती है, रेस्टेड पीस हो गया वो वहीं पे। ये सुनते ही वो सब एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। उसके मामा का लड़का जो अब तक खड़ा था, वो अपने पापा के पास आकर उनसे वहीं पे चिपक के बैठ जाता है। नानी जी कहती है, हिम्मत करके कहती, फिर क्या हुआ? रिया कहती, फिर क्या, खून की होली हुई वहां। जिधर भी देखो उधर धरती खून से पूरी तरीके से सन चुकी थी। किसी का सिर उसके धड़ से अलग हो गया था, तो किसी का हाथ उसके बदन से कुछ दूर पड़ा तड़प रहा था। नानी जी बहुत बुरी तरीके से डर जाती है। वो डरते हुए कहती है, क्या वो इतनी खतरनाक है बेटा? तो यहाँ पर रिया कहती है, खतरनाक ही नहीं, नरभक्षी है वो, इंसान के नाम पर शैतान है वो। मामा जी कांपते हुए कहते, क्या नरभक्षी? रिया कहती, हाँ मामू, आपको पता भी है उसने उन गुंडों की लाशों का क्या किया? मामा जी डरते हुए पूछते, क्या किया? रिया कहती है, उनको अपने साथियों से इकट्ठा करवाया और उसके बाद। मामा जी कहते, उसके बाद क्या? रिया कहती है, उनकी मीट पार्टी हुई। ये सुनते ही सब कांपने लगते हैं, लेकिन उसके मामा का जो बेटा था, रोहित, कहता है, दी, हम आपकी बातों पर कैसे बिलीव करें? रिया कहती है, रुको एक मिनट। वो अपना फोन निकालती है और वो वीडियो चला देती है जिसमें आकांक्षा ने उन गुंडों को पीटा था। लेकिन वो एक चालाकी करती है, जैसे ही वो गुंडा गिरता है वो वीडियो वहीं रोक देती है और कहती है, बस इसके आगे जो होगा आप लोग शायद देख नहीं पाओगे। अब तो आपको यकीन हो गया ना कि मैं सच कह रही हूँ। यहाँ पर नानी जी, मामा जी और रोहित का चेहरा उस टाइम बिल्कुल देखने लायक था। सबके सब डर के मारे जम गए थे। रिया वहां से उनका ये रिएक्शन देखकर मुस्कुराते हुए रूम में चली जाती है। वो मन ही मन कहती है, अब आओ तुम मेरे घर, बहुत अच्छा स्वागत होगा तुम्हारा, मिस आकांक्षा अग्निहोत्री। इधर रिद्धि सॉरी इधर हम देखते हैं कि आकांक्षा घर आती है, खूब अच्छे से तैयार होकर खुद को आईने में निहार रही होती है और मन ही मन सोच रही थी कि रिया उसे देखेगी तो कैसा रिएक्शन होगा, मैं अच्छी तो लग रही हूँ ना। फिर वो एक बार खुद को आईने आईने में ऊपर से लेके नीचे तक देखती है। उसने आज ब्लैक कलर की जीन्स और रेड कलर का शर्ट पहना हुआ था। आज
रेड शर्ट जो था उस पर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। उसे तभी कुछ याद आता है, वो तुरंत अपने वार्डरोब खोलती है और उसमें से रिया का वो ब्रेसलेट जो उसका छूटा था आकांक्षा के पास, वो निकालती है और कहती है, आज उसे ये लौटाकर अपनी दोस्ती की एक नई शुरुआत करूँगी। देखते हैं वो दोस्त बनना पसंद करेगी या नहीं। वो उसे अपने पॉकेट में रख लेती है और फिर निकल जाती है उसके घर के लिए। कुछ ही देर में वो रिया के घर पहुँच जाती है, डोरबेल बजाती है। कोइंसिडेंटली उस टाइम रिया के मामा जी ही डोर खोलते हैं। वो जैसे ही रिद्धि को देखते हैं तो उनके तो पैरों तले ज़मीन ही खिसक जाती है। वो देखते हैं कि आकांक्षा एकदम ब्लड रेड कलर की शर्ट में होती है। उसके बाल खुले थे और थोड़ी हवा चलने के कारण ना उसके बाल उड़ रहे थे। आकांक्षा का ये लुक देखकर तो मामा जी को लगता है जैसे उनके प्राण ही निकल जाएंगे। उन्हें रिया की बताई सारी बातें याद आने लगती है उसी टाइम। वहीं पर उसके मामा जी कांपने लगते हैं। आकांक्षा उनसे कहती है, जी नमस्कार। वो अपना नाम बताती है, आकांक्षा अग्निहोत्री। मुझे यहाँ डिनर के लिए बुलाया गया था। मामा जी कुछ नहीं बोल रहे थे, वो तो बस काँप रहे थे। यहाँ पर आकांक्षा उनको इस तरह से अजीब हरकत करते देख मन ही मन कहती है, यहाँ सब पागल ही रहते हैं क्या? उस जंगली बिल्ली का भी यही हाल था और इसकी हरकतें तो क्या ही कहें। वो उनके साइड से होकर अंदर आ जाती है और ज़ोर से कहती है, कोई है क्या यहाँ पर? तब तक डॉक्टर वहाँ आ जाते हैं, वो कहते हैं, अरे आप आ गई? माफ़ कीजिएगा बेटा, हमें पता नहीं चला। आकांक्षा कहती है, कोई बात नहीं, हो जाता है। वैसे डॉक्टर साहब एक बात बताइए, वो जो दरवाजे पर खड़े हैं, उनको कोई बीमारी है क्या? क्या कब से काँपे जा रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे? वो डॉक्टर कहता, अरे वो मेरे साले साहब हैं और उनको कोई बीमारी नहीं है, आप आइए बैठिए यहाँ, मैं उनको देखता हूँ, क्या हुआ है अभी। और वहीं पे आकांक्षा वहीं सोफ़े पर बैठ जाती है, तब तक मामी जी भी आ जाती है। आकांक्षा उन्हें प्रणाम करती है, वो उनसे बातें करने लगती है बैठकर वहीं पर। आकांक्षा यहाँ पर रिया की जो मामी जी तो थी, उनसे बातें करती है। इधर डॉक्टर साहब अपने साले के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, क्या हुआ साले साहब, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? जैसे ही रिया के मामा जी बोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके मुंह से एक भी लफ्ज़ नहीं निकल रहा था। उनकी आंखों में साफ डर नज़र आ रहा था। वो डॉक्टर साहब कहते हैं, आप इतना डरे हुए क्यों हो? भूत देख लिया क्या? मामा जी हगलाते हुए कहते हैं, भूत नहीं, नरभक्षी देखा है जीजा जी। वो डॉक्टर कहता है, व्हाट? मामा जी कुछ नहीं, आप नहीं समझेंगे। वो ये बोलकर बहुत तेज़ी से वहाँ से निकल जाता है। मिस्टर सिंह जो डॉक्टर थे, को कुछ समझ नहीं आता, वो भी आकांक्षा के पास आकर बैठ जाते हैं। कुछ देर में ही अवंतिका को भी लाया जाता है। घर के बाकी लोग भी आ जाते हैं, लेकिन रिया नहीं आती। अवंतिका आकांक्षा को थैंक यू बोलती है, उसकी जान बचाने के लिए उनसे बातें करती है। कुछ ही देर में अपनी बात और विचार से जो आकांक्षा थी सबका दिल वैसे जीत लेती है। लेकिन यहाँ पर नानी जी, मामा जी और उनका बेटा अभी भी उससे दूरी बनाकर ही बैठे थे और बहुत ध्यान से घूर-घूर कर आकांक्षा को देखते हैं। आकांक्षा उनके इस तरह से देखने की वजह से ना थोड़ा-सा अनकंफर्टेबल महसूस करती है और वो लास्ट में पूछ ही लेती है, आप लोग हमको कब से ऐसे देख रहे हो? कोई बात पूछनी है क्या? नानी जी डरते हुए बात बदल कर कहती है, अरे नहीं बेटा, कुछ नहीं पूछना। हम लोग तो ये देख रहे हैं कि कितनी प्यारी और संस्कारी बच्ची है आप। और फिर धीरे से कहती है, लेकिन किसको पता है इतनी मासूम शक्ल के पीछे एक नरभक्षी शैतान बैठी हुई है। मामा जी नानी जी के पास ही थे, तो वो ये बात सुन लेते। वो नानी के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहते हैं, डरो मत माँ, ये कुछ कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी हमारा। नानी जी उसके हाथ को देखती है और बुरी तरीके से उसके जो हाथ थे ना, जब वो देखती ना, बहुत ही बुरी तरीके से काँप रहे थे। पहले तू खुद डरना बंद कर दे, फिर मुझे सिखाना। खैर, तब तक वो इंसान भी आ जाता है जिसको आकांक्षा की नज़रें कब से ढूँढ रही थी। रिया पानी पानी पीने के लिए आई होती है। आकांक्षा की नज़र उस पर जाकर थम से जाती है, बस उसे ही देखने लगती है।
सब कुछ भूलकर उसके पास आसपास और भी लोग थे। वो देखती है कि रिया जब बॉटल से पानी पी रही होती है तो कुछ पानी की जो डिप थी उसके गले से होते हुए नीचे तक जा रही थी। आकांक्षा ये देखकर पूरी तरीके से बेकाबू सी हो जाती है। नानी जी रिया से कहती है, रिया आप भी आइए, हमें ज्वाइन कीजिए। रिया का मन करता है कि पहले तो मना कर दे, लेकिन फिर कुछ सोचकर आकर उनके पास बैठ जाती है, क्योंकि वो जो करना चाहती थी उसके लिए उसका वहां पर होना जरूरी था। ये लोग डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। रिया रिया के मामा जी और रोहन एक साइड बैठे थे, जबकि दूसरी साइड मिस्टर सिंह, उनकी वाइफ, मामी जी और आकांक्षा थे। और नानी जी मेन चेयर पर बैठी थी, जो कि घर के बड़े सदस्य के लिए बनी हुई थी। रिया को थोड़ा सफोकेशन सा हो रहा था अपनी माँ के साथ बैठकर डिनर करने में, लेकिन क्या करे, आकांक्षा को अकेले कैसे छोड़ सकती थी। उसे सबक भी तो सिखाना था ना। रिया नानी जी के पास जाकर नानी जी के पास बैठी हुई थी। वो नानी जी के कान में धीरे से कहती है, नानू। उसकी नानी जी कहती है, क्या है, धीरे से ही बोलती है। वो कहती है, रिया कहती है, देखना संभल के रहना, इसके जैसे लोग आप जैसे ही नरम चारे की तलाश में रहते हैं। आप इतनी कोमल सी नरम सी टहनी, उसकी नज़र आप पर ही होगी। उसकी नानी बिल्कुल डर जाती है। वो हकलाते हुए धीरे से कहती, क्या 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 वो जिंदा इंसान को भी खा जाती है? रिया कहती है, रिया जिसको मांस खाने की लत हो उसके लिए क्या जिंदा जिसको मांस खाने की लत हो उसको क्या जिंदा क्या मुर्दा सब बराबर है। आपने वैम्पायर का के बारे में तो सुना ही होगा ना। उसकी नानी कहती, हाँ सुना तो है कहानियों में। रिया कहती है, वो यही है, लेडी वैम्पायर। इनको सॉफ्ट लोगों का खून चूसने में बहुत मजा आता है, जैसे आप हो। नानी बिल्कुल डर जाती, कहती है, बेटा कोई उपाय नहीं है इसका? रिया कहती, उपाय है ना, वो यही है कि इससे जितना हो सके दूर रहो। नानी कुछ नहीं बोलती, वहां पे चुपचाप बैठी रहती है। मामी जी, या इसकी जो मामी जी होती है, वो जो चिकन होती है, चिकन जो उसने बनाया था वो आकांक्षा के प्लेट में भी परोसने के लिए आगे बढ़ती है। तब तक आकांक्षा उनको रोक देती, कहती है, हम शुद्ध शाकाहारी है, हम जाति से ब्राह्मण है, इसीलिए हम मांस मछली का सेवन नहीं करते। नानी रिया का मुंह देखने लगती है। मामा जी भी रिया को घूर खुश देखते हैं। रिया अब तो फंस जाती है कि क्या जवाब दे वो उनका। और वो बड़बड़ाते हुए कहती है, अरे आप दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मामा जी धीरे से, तुमने तो हमसे कहा था कि ये मांस खाना ही पसंद करती है, लेकिन ये तो कह रही है कि ये शाकाहारी है। रिया कहती, एक बात बताओ, क्या कोई चोर खुद को चोर कहता है? रानी कहती, नहीं। रिया तो कहती, तो बस यही समझ लो कि ये भी लोगों के सामने अपनी रियलिटी नहीं रखना चाह रही है। मामा जी और नानी जी उसके इस जवाब से संतुष्ट हो जाते। उस समय इधर अवंतिका इन लोगों को कब से खुसुर फुसुर करते देख रही थी। वो कड़स बहुत ही स्ट्रिक्टली कहती है, खाते वक्त कानाफूसी करना सही नहीं है, पता है ना आप सबको। सब लोग एकदम साइलेंस हो जाते हैं, क्योंकि उस घर में अवंतिका का दबदबा बहुत था। लेकिन याचिका पर को सॉरी लेकिन रिया पर कोई भी असर नहीं होता अवंतिका के इन बातों का। आकांक्षा थी, नजरें चुरा चुरा कर सिर्फ रिया को ही देखे जा रही थी। पहले तो रिया नोटिस नहीं करती, लेकिन आकांक्षा जैसे उसे देख रही थी, इंसान ना ना भी नोटिस करना चाहे ना तो भी नोटिस कर ही लेता है। यहाँ पर जो अपनी रिया थी, जब देखती है कि आकांक्षा उसे ही देखे जा रही है तो उसे बहुत अजीब लगता है। वो मन में सोचती है कि ये मुझे क्यों घूरे जा रही है, इसकी नजरें क्यों मुझे बार बार खलती रहती है, कुछ तो जरूर बात है। खैर इनका खाना भी खत्म हो ही जाता है, मतलब इनका जो डिनर था वो हो जाता है। आकांक्षा रिया से अकेले में बात करना चाहती है और उसे उसका ब्रेसलेट जो था लौटाना था, लेकिन सब वहीं थे। वो क्या ही करती, ऊपर से उसे दोस्ती भी तो करनी थी ना।
रिया से। आखिरकार आकांक्षा से रहा नहीं जाता, वो रिया से सबके सामने ही कह देती है, हमको तुमसे कुछ बात करनी है। रिया मुंह बनाते हुए कहती है, कहो। यहाँ पर आकांक्षा कहती है, यहाँ नहीं, अकेले में। रिया उसे घूर कर देखने लगती है। इधर नानी जी, मामा जी और उनका जो बेटा था वो उनकी सांसें चढ़ने लगी थी कि कहीं ये रिया को शिकार तो नहीं बनाना चाहती। रिया कहती, ओहो, मैं पूछ सकती हूँ ऐसा क्या है जो तुम सबके सामने नहीं कह सकती? आकांक्षा कहती है, वो जमीन से जुड़ी कुछ बात करनी है। अवंतिका कहती, कैसी जमीन? यहाँ पर जो हमारी रिया थी वो कहती है, आपको मेरे मैटर में टांग अड़ाने की कोई नीड नहीं है, सो प्लीज। और आकांक्षा से कहती है, चलो। नानी रिया का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, बेटा कहाँ जा रही हो आप उनके साथ? कहीं उसने कुछ कर दिया तो? रिया कहती है, वो कुछ नहीं करेगी, और अपना हाथ छुड़ा लेती है। फिर आकांक्षा के साथ वहां से बाहर चली जाती है। आकांक्षा जब उसके साथ जा रही होती है तो सिर्फ उसे ही देखे जा रही थी। उसकी आंखें, उसके लिप्स, उसके बाल, ये सब कुछ आकांक्षा को मदहोश कर रहा था। रिया उसे अपने रूम में लेकर आती है और फिर कहती है, कहो क्या कहना है? आकांक्षा अपने पॉकेट से उसका वो ब्रेसलेट निकालकर उसे देती है और कहती है, ये तुम्हारी अमानत जो कितने दिनों से हमारे पास थी, सोचा आज लौटा दूं। रिया जैसे ही उस ब्रेसलेट को देखती है वो एकदम भावुक हो जाती है। वो अपने कांपते हुए हाथों से उसे उठाती है और कहती है, ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? आकांक्षा कहती है, जब हम दोनों पहली बार वहां मिले थे जहां तुमने हमारी कॉलर को पकड़ा था, वहीं पर तुम्हारा ये ब्रेसलेट हमारे शर्ट में फंस गया था। तब से संभाल के रखा है हमने कि जब तुम हमको मिलोगी तब तुमको ये तुम्हारा जो अमानत है लौटा देंगे। लेकिन उसके बाद मौका ही नहीं मिला। जब भी मिले हमारी लड़ाई ही हुई है। इसीलिए सोचा आज तुमको तुम्हारी ये अमानत संभला दे और लौटा दे। रिया उस ब्रेसलेट को देखकर इतना इमोशनल हो गई थी कि उसे किसी के कंधे की ज़रूरत महसूस होती है। वो बिना सोचे समझे यहाँ पर आकांक्षा को जोर से हक कर लेती, बहुत टाइटली, और उसके कंधे पर अपना सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगती है। रिद्धि को तो जैसे यहाँ पर जो हमारी आकांक्षा थी उसको तो जैसे 440 वोट का ही झटका लग गया था। उसकी आंखें पूरी की पूरी फटी की फटी रह जाती, उसका पूरा शरीर कांपने लगता है। आकांक्षा कुछ समझ या सोच ही नहीं पा रही थी कि उसे ये क्या हो रहा है। आज तक किसी लड़की के हक करने से उसका फंक्शन इतना नहीं हिला था जितना कि रिया के एक हग ने उसे कर दिया था। इतना खतरनाक लगा था उसको। आकांक्षा रिया के बॉडी पोस्चर को महसूस कर ही रही थी, उसके शरीर के हर एक अंग को महसूस कर पा रही थी, क्योंकि यहाँ पर जो रिया ने उसे बहुत ही टाइटली हग किया था। यहाँ तक रिया के दिल की जो तेज धड़कन थी आकांक्षा साफ साफ महसूस कर पा रही थी। और बहुत कंट्रोल करने के बाद भी यहाँ पर जो आकांक्षा थी अनकंट्रोल हो जाती है। वो रिया को कसकर अपनी बाहों में जकड़ लेती है और उसके बालों के अंदर से जो मस्त फ्रेगनेंस आ रही थी उसको फील कर रही थी, जो किसी फूल की तरह, मतलब फूल टाइप में महक रही थी वो। रिया जब थोड़ा शांत होती है तब उसे रियलाइज होता है कि उसने क्या कर दिया। वो महसूस करती है कि आकांक्षा उसे कस के अपनी बाहों में जकड़े हुए है। वो खुद को छुड़ाने लगती है, लेकिन इधर हमारी आकांक्षा मैडम तो किसी और ही दुनिया में गुम हो गई थी। वो तो बस रिया को महसूस करने में लगी हुई थी। यहाँ पर रिया की कोशिशें धीरे धीरे तेज होने लगती है। वो आकांक्षा को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यहाँ पर जो आकांक्षा थी उसे छोड़ ही नहीं रही थी। रिया अपनी पूरी शक्ति लगाकर उसको जोर से धक्का देती है। रिद्धि उस धक्के के कारण खुद को संभाल नहीं पाती। आकांक्षा उस धक्के के कारण खुद को संभाल नहीं पाती और नीचे गिर जाती है। जिस हाथ में उसे चोट आई थी उस पर उसके शरीर का सारा बोझ पड़ता है।
जिसके कारण उसे बहुत तेज दर्द होता है, उसके मुंह से चीख निकलती है और वो बोलती है आ, इतनी तेज चीखती है वो कि उसकी चीख बाहर आ जाती है। सो गाइस, आज की स्टोरी मैं यहीं पे करती हूँ ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और नीचे कमेंट करना कि स्टोरी कैसी चल रही है। मिलते हैं नए पार्ट में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।